हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अप्लाइड साइंस स्टडी पॉइंट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड चैप्टर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हमारा आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर, विभवमापी। विभवमापी क्या होता है? विभवमापी एक ऐसा यंत्र है जिससे किसी सेल का ईएमएफ वैद्युत वाहक बल निकाला जा सकता है, मापा जा सकता है। दूसरा, उससे सेल का आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तीसरा वर्ग इसका, इससे किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना की जा सकती है। तो आइए सबसे पहले चलते हैं पोटेंशियोमीटर की सहायता से किसी सेल का ईएमएफ वैद्युत वाहक बल कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कि विभवमापी की संरचना कैसी होती है, कैसे कार्य करता है ये। तो आइए देखते हैं। विभवमापी में एक लंबा तार होता है ए बी, तार के दो सिरे हैं ए बी, ये लंबा तार है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध काफी उच्च है और ताप प्रतिरोध जो है इसका वो काफी निम्न है। इसको ये प्राप्त करने के लिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम इसको मिश्र धातु से बनाते हैं, मैग्नीज या कांस्टेंटन से। तो हम मैग्नीज या कांस्टेंटन का एक लंबा तार यूज कर रहे हैं ए बी, जिसका व्यास किसी भी बिंदु पर एक समान है, मतलब इसकी मोटाई हर जगह पर बराबर है। अब तार का ए सिरा एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं एक कुंजी की सहायता से श्रेणी क्रम में। ये संचायक बैटरी है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ दिया गया। संचायक बैटरी है B1। संचायक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक धारा नियंत्रक से जोड़ दिया गया। धारा नियंत्रक है RH रिहेस्टो। धारा नियंत्रक का कार्य क्या होता है? धारा नियंत्रक का कार्य है, तो इसको हम एज ए रेजिस्टेंस ही मान सकते हैं, रेजिस्टेंस है। रिहेस्टो होता क्या है? धारा नियंत्रक, उससे हम धारा को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करने का मतलब हम जब आवश्यकता अनुसार अपने इस परिपथ में प्रतिरोध की वैल्यू कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे रिहेस्टो का यूज करते हैं। ठीक है, ये कुंजी है के की सहायता से हम परिपथ में बैटरी को ऑन और ऑफ करते हैं। ये संचायक सेल है B1, संचायक सेल, सेकेंडरी सेल जिसको कहते हैं, एक्यूमुलेटर। संचायक सेल की विशेषता क्या होती है? संचायक सेल कुछ समय के लिए किसी परिपथ में तीव्र धारा प्रवाहित कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे परिपथ को संचालित करने के लिए, चलाने के लिए, प्रचालन के लिए इसके संचायक सेल का यूज करते हैं। अब जिस सेल का ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना होता है, जिस सेल का के वैद्युत वाहक बल की गणना करनी होती है, उसका पॉजिटिव सिरा तार के बिंदु ए से जोड़ देते हैं, ए सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। तो ए सिरे से किसी बैटरी का ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है, तो उसका पॉजिटिव सिरा हमने इससे कनेक्ट कर दिया। अब नेगेटिव सिरे को एक जॉकी की मदद से गैलेनोमीटर से कनेक्ट करते हुए इसको कनेक्ट कर देते हैं। एक जॉकी लगा दिया, सर्किट कुंजी और एक गैलेनोमीटर। गैलेनोमीटर क्यों लगा रहे हैं? जिससे इसमें हम धारा को मेजर कर सकें। जॉकी की सहायता क्यों लेते हैं? सर्किट कुंजी की जॉकी की सहायता लेते हैं कि इस तार AB के ऊपर हम जॉकी को कहीं भी स्पर्श करा के खिसकाकर स्पर्श करा सकते हैं। अब काम कैसे करता है ये देखते हैं। जब कुंजी K को ऑन कर देते हैं तो सेल B1 से धारा प्रवाहित होने लगती है। जब सेल B1 से धारा प्रवाहित होगी तो धारा आएगी B1 से A और A से जाएगी B की तरफ। अभी इस सर्किट को बाहर रखते हैं, फिर से नेगेटिव टर्मिनल पे वापस पहुंच जाती है। तो कुंजी K को ऑन करते ही तार AB के सिरों पर विभवांतर जो है वो आ जाता है, क्योंकि ये परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरी चीज ये क्लियर करनी है कि तार का A सिरा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के पास है, B सिरा निगेटिव टर्मिनल के पास है। तो हम जानते हैं कि जब हम धारा की दिशा में चलते हैं, जैसे जैसे हम
आगे बढ़ते जाते हैं धारा की दिशा में, वोल्ट विभव पतन होता जाता है, विभव गिरता जाता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो उसके अनुसार तार का ए सिरा हमेशा उच्च विभव पर होगा, हाई वोल्टेज पर, और बी सिरा हमेशा निम्न विभव पर होगा, लो वोल्टेज पर होगा। मतलब ए पर वोल्टेज ज्यादा होगा और बी पर वोल्टेज कम होगा। जब ए से बी की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, किसी भी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, वोल्टेज का मान ड्रॉप होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, आइए अब जैसे ही इस सेल को भी इस परिपथ में सम्मिलित करते हैं, जैसे ही जोड़ते हैं, तो अब जो B1 से धारा प्रवाहित हो रही थी वो इसके पहले प्रवाहित हो रही थी ए बी B1, पॉजिटिव टर्मिनल से आती है ए पर, यहां से बी से फिर चली जाती है इसके निगेटिव टर्मिनल पर। लेकिन जब सेल ई को जोड़ते हैं तो अब दो सेल इसमें कनेक्ट हो रहे हैं और दोनों सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल एक ही बिंदु ए से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल तार के बीच में कनेक्ट हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे ईएमएफ इसका। हमें सेल ई का वैद्युतवाहक बल ज्ञात करना है। तो जॉकी को तार के ऊपर हम खिसकाते हैं और ए के पास किसी बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। मान लेते हैं हम ये बिंदु है J1, हम J1 पर स्पर्श कराते हैं जब, तो J1 वो बिंदु है जहां पर ए से J1 के बीच जो विभवांतर, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, उसका मान जो सेल ई लगाया गया इसके ईएमएफ से कम है। जब इसका ईएमएफ इस विभवांतर से कम है तो अब धारा की दिशा को देखते हैं कि धारा जो परिणामी धारा होगी उसकी दिशा क्या होगी। B1 से धारा कहाँ बह रही है, B1 से धारा बह रही ए ई J1 की तरफ। B1 से धारा ऐसे जा रही ए ई J1 की तरफ, जबकि इससे धारा कहाँ जा रही है, ए J1 ई की तरफ। तो देखते हैं कि इस परिपथ में अब धारा कैसे प्रवाहित हो रही है। ये विभवांतर ए से J1 के बीच का कम है इसके ईएमएफ से, तो धारा प्रवाहित किसके कारण होती है, विभवांतर के कारण। यहाँ का विभवांतर कम है इसके ईएमएफ से, मतलब यहाँ विभव ज्यादा है, यहाँ पर विभव कम है, तो इसके कारण धारा कहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से इस तरफ। तो धारा कहाँ बहेगी, ए J1 ई की तरफ। तो परिणामी धारा की दिशा क्या हो गई, यहाँ पर ए J1 ई की तरफ परिणामी धारा प्रवाहित होती है। जब परिणामी धारा प्रवाहित हो रही है तो गैल्वेनोमीटर में किसी दिशा में विक्षेप प्राप्त होगा, उसको हम नोट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं कि किस दिशा में विक्षेप प्राप्त हुआ। ठीक है, अब सर्पी कुंजी को खिसकाते हुए ए से दूर ले जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे जाते हैं, किसी दूसरे बिंदु पर स्पर्श कराया, वो बिंदु है J2। दूसरे बिंदु पर स्पर्श करा दिया हमने J2 पर, J2 पर स्पर्श कराते हैं। तो ये अब देखते हैं कि ये जो J2 बिंदु है, ये बिंदु A से दूर है, B के पास है। तो A से हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं विभव का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। विभव का मान कम हो रहा है, इसका मतलब A से J2 के बीच विभवांतर क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं विभवांतर बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता जा रहा है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो A से J2 के बीच का है, ए से J1 ई से कम था, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे अब ये बढ़ रहा है, इसका ईएमएफ तो बढ़ नहीं रहा है। तो ये वैल्यू मानते हैं कि J2 पर जो वैल्यू है इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो इसका ईएमएफ है इससे ज्यादा हो जाती है। ये विभवांतर ए से J2 के बीच का विभवांतर इससे ज्यादा है। तो अब धारा की प्रधानता कहाँ होगी, धारा की दिशा कहाँ होगी। यहां पर विभव कम हो गया, इसका ईएमएफ कम हो गया, यहां पर विभवांतर ज्यादा हो गया। ये विभवांतर किसके कारण उत्पन्न हुआ है, बैटरी B1 के कारण। ये ध्यान रखना है कि जो विभवांतर तार में उत्पन्न होगा किसके कारण हो रहा है, B1 के कारण हो रहा है। तो अब B1 से धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि इस सेल से धारा प्रवाहित जो होगी वो विपरीत दिशा में है, ये विपरीत दिशा में दोनों धाराएं प्रवाहित हो रही हैं दोनों सेलों से। तो जिसके कारण
अब D1 के धारा की प्रधानता होगी और दिशा कहाँ होगी, इस दिशा में। तो धारा प्रवाहित होगी AEJ2 की दिशा में, ठीक है। तो जिस दिशा में विक्षेप मिला था अब उसके विपरीत दिशा में विक्षेप मिलेगा, क्यों, क्योंकि इसके पहले AJ1E की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही थी, इस दिशा में क्लॉकवाइज था, इस बार एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जो विक्षेप लेफ्ट साइड में मिला था अब वो कहाँ मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा, या राइट साइड में रहा होगा तो लेफ्ट साइड में मिलेगा। तो विक्षेप इसके विपरीत दिशा में मिल रहा है, उस विक्षेप को नोट कर लेते हैं। तो अब यहां से क्लियर हो गया होगा आपको कि तार के ऊपर ऐसे दो बिंदु मिल रहे हैं कि एक बिंदु पर लेफ्ट साइड में विक्षेप होता है तो कहीं एक दूसरा बिंदु है जिसमें राइट साइड में विक्षेप होता है, डिस्टरबेंस होता है। तो ये क्लियर है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई एक ऐसा बिंदु अवश्य होना चाहिए जिस पर कोई विक्षेप ना हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये विक्षेप अभी इस तरफ है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसा बिंदु आ जाएगा जहां पे ये सुई जो इस तरफ मुड़ी थी वो ऊपर आ जाए और उस बिंदु से इधर जाने पर ये सुई दूसरी तरफ घूम जाए। तो क्लियर है। तो इन दोनों बिंदु J1 J2 के बीच एक ऐसा पॉइंट हमें अब खोजना है जहां पर कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, सुई 0 पर बनी रहे, ठीक है। तो अब इसके बीच में मान लेते हैं कोई पॉइंट है J। जब J पर आते हैं तो हम देखते हैं कि सुई में कोई विक्षेप नहीं होता, सीधी रहती है एकदम। तो इसकी यहां से अगर ये दूरी है L, इस समय इसमें कोई विक्षेप नहीं हुआ। विक्षेप ना होने का कारण क्या है, क्योंकि इस परिपथ में कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हुई। अब धारा ना बहने का कारण क्या है, धारा इसलिए नहीं बहती है इस गैल्वेनोमीटर में क्योंकि धारा किस लिए बह रही थी कि तार के जो सिरे बन रहे थे, जो भुजाएं बन रही थी, चाहे AJ1 रही हो या AJ2 रही हो, ये विभवांतर इस सेल के EMF से, विभव से या तो कम था या तो अधिक था। लेकिन अगर A से J का विभवांतर E के बराबर हो जाता है तो ये दोनों समान विभव पर हो जाएंगे और समान विभव होने के कारण इनके बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं अब कि A से J के बीच का विभवांतर ही इसके EMF के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं A से J के बीच विभवांतर। विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है, IR। ये फार्मूला हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में, V इक्वल टू IR। अब मान लेते हैं कि इस तार में जो बहने वाली धारा थी वो थी I और तार के प्रति एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध है वो है रो। तो हम एक फार्मूला ये भी जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A। R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई A, जहां रो तार का विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई और A क्या है, उसका क्षेत्रफल। व्यास हर जगह बराबर है तो उसको यूनिट मान लेते हैं, A को यूनिट मान लेते हैं। अगर L की वैल्यू 1 कर दी जाए तो R का मान एकांक लंबाई के लिए, एकांक क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, रो होता है। तो उस फार्मूले के अनुसार V इक्वल टू IR और R इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं, रो L बाई A। एकांक लंबाई के लिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I रो, ये तो हो गया प्रतिरोध। अब L लंबाई, क्योंकि L लंबाई L मिल रही है तो इनटू L, ठीक है ना। V इक्वल टू क्या मिल गया, I रो L। I रो की जगह हम यूज करते हैं K, कैपिटल K इंटू L, जहां K क्या है, जहां K विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है,
किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई के साथ जो विभव में पतन होता है या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता। ठीक है, तो आई रो क्या है वहां पे, विभव प्रवणता है। V इक्वल टू के एल, ये क्या है, तार ए जे के सिरों के बीच विभवांतर, तार ए से जे के बीच का विभवांतर है। हम जान रहे हैं कि ये विभवांतर इस सेल के ईएमएफ के भी बराबर है, क्योंकि इस परिपथ में अब कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, इसलिए सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वी, और V की वैल्यू क्या आई है, के एल। ठीक है ना। इस प्रकार विभवमापी से हम किसी भी सेल का वैद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं कि उस सेल का ईएमएफ कितना है। हमें आवश्यकता पड़ेगी जो सेल है, जो तार हम यूज कर रहे हैं, उस तार के लिए विभव प्रवणता कितनी मिल रही है, के का मान कितना आ रहा है। तो के का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, हम प्रमाणिक सेल यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल क्या होता है, उसकी जगह हम यूज करते हैं वेस्टर्न कैडमियम सेल। कौन सा सेल इसमें यूज करते हैं, वेस्टर्न कैडमियम। वेस्टर्न कैडमियम सेल का जो वोल्टेज होता है, ईएमएफ होता है, इसका ईएमएफ कितना होगा, 1.0184 वोल्ट। जब जहां पे हमने सेल ई को लगाया है, इसकी जगह जब हम स्टैंडर्ड सेल एक बार ले लेंगे, स्टैंडर्ड सेल में क्या लेंगे, वेस्टर्न कैडमियम सेल, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.0184 वोल्ट। जब इस सेल को लगाएंगे हम, तो हमें ई की वैल्यू मिल गई। यल हम यहाँ पे मेजर कर लेंगे, शून्य विक्षेप बिंदु कहाँ पर मिला, तो शून्य विक्षेप बिंदु की लंबाई दूरी निकालकर, और ई की जगह कैडमियम सेल यूज करके के का मान निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें सबसे जो सावधानी वाली, ध्यान रखने वाली बात है, सावधानी है कि तार का व्यास एक सिरे से दूसरे सिरे तक बदलना नहीं चाहिए, एक समान बना रहना चाहिए। अगर तार का व्यास बदलता है तो हम अपने फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, तो एक ही वैल्यू बदलेगी तो प्रतिरोध बदल जाएगा। ठीक है, उसके कारण विभव प्रवणता प्रभावित होगी, उसका मान भी बदल जाएगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहां पर अब दो सेल यूज किए जा रहे हैं, एक है B1, दूसरा है E। B1 को हम कहते हैं प्रचालक सेल, जो पूरे परिपथ को प्रचालित कर रहा है, चला रहा है, और E को क्या कहते हैं, ये अननोन सेल है, जिसके ईएमएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो आप इस परिपथ से देख सकते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे लगाएंगे। लेकिन दोनों के बीच अंतर क्या है, एक चीज का यहाँ ध्यान रखें कि जो परिपथ में प्रचालक सेल है, जो लगा हुआ है B1, उसका विभव, उसका ईएमएफ हमेशा E से ज्यादा होना चाहिए। अगर इसका ईएमएफ इससे कम हो गया तो इनके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, उसके कारण हम शून्य विक्षेप बिंदु निकाल पा रहे थे, वो आसानी से निकाल नहीं पाएंगे। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जो सेल यहाँ पे लगाएंगे, संचालक सेल, चार्जेबल बैटरी, उसका विभव, उसका ईएमएफ इससे ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज कि इस प्रक्रिया को करते समय तार में अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है। अधिक समय तक धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे नुकसान क्या होगा, उससे नुकसान ये होगा कि तार में रेजिस्टेंस के कारण तार गर्म हो जाएगा। तार गर्म होगा तो उसका प्रतिरोध प्रभावित हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं कि विभवमापी से दो सेलों के ईएमएफ की तुलना कैसे करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने एक सेल के लिए निकाला, ये अगर अब हमें दो सेल मिल जाए, ई की जगह E1 और E2 मिल जाता है, तो दोनों के ईएमएफ में किसका ईएमएफ कितना है, हमें एक का पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो दोनों को कंपेयर कैसे करें, कौन छोटा सेल है, कौन बड़ा सेल, किसका ईएमएफ ज्यादा है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, सेलों के ईएमएफ की तुलना।
comparison of two cells, EMF of two cells with help of potentiometer. उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सर्किट को चेंज करते हैं। जैसे हमने सेल ई के लिए शून्य विच्छेद बिंदु ज्ञात किया, तो वो कहां पे आया था? जे पर। इस समय गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई। ए से जे तक की दूरी क्या थी? एल। ठीक है। अब जहां पे ई लगा है, इसी की जगह हमें दो सेल यूज करेंगे। तो दो सेल कैसे यूज करेंगे? इसी के समांतर एक और सेल लगा देते हैं। उसका पॉजिटिव टर्मिनल बिंदु ए से और नेगेटिव टर्मिनल जैसे यहां पे किया गया है सेम ऐसे ही कर लेंगे। लेकिन अब जब दो सेल हैं तो दोनों सेलों को एक बार में ही परिपथ से नहीं जोड़ना है, बारी बारी से जोड़ेंगे। पहले सेल के लिए, फिर उसके बाद दूसरे सेल के लिए हम ऐसे ही शून्य विच्छेद बिंदु प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए कुंजियां लगा देते हैं, दोनों पर स्विच लगा देते हैं। जब जरूरत होगी जिसकी, उसको हम इस परिपथ से जोड़ेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगी उसको इस परिपथ से नहीं जोड़ेंगे। कुछ इस प्रकार से पहले का ईएमएफ मान लिया E1, दूसरे का ईएमएफ मान लिया E2। पहले में कुंजी हो गई K1 और दूसरे के लिए कुंजी हो गई K को बंद कर दिया। जैसे ही K को बंद किया, तार AB के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। और अब कुंजी पहली बैटरी के लिए ईएमएफ फाइंड करते हैं। पहली बैटरी के लिए कुंजी K1 को बंद कर देते हैं। कुंजी K1 को बंद करके इस तार के ऊपर AB के ऊपर शून्य विच्छेद बिंदु निकाल लेते हैं। अब मान लिया शून्य विच्छेद बिंदु पहली बैटरी के लिए मिला L1 दूरी पर, ठीक है ना। पहली बैटरी के लिए कहां पे मिलता है? L1 दूरी पर। अगर L1 दूरी पर मिल रहा है तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? KL1। अभी आया था इसके पहले फार्मूला E=KL। तो E1 के लिए क्या आ जाएगा? KL1, क्योंकि दूरी किसके लिए कितनी मिल रही है? L1 मिल रही है। K क्या है यहाँ पर? विभव प्रवणता है। ठीक। अब इसको पुनः ओपन कर देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। एक बार इस सेल को परिपथ से जोड़ना है, जब जोड़ना होगा तो स्विच को ऑन कर लेंगे, जब नहीं जोड़ना होगा तो स्विच को ऑफ कर देंगे। तो इसको अब ऑन किया था, ये ऑफ थी, तो ये सेल E1 परिपथ में आ गया था। अब इसको ऑफ कर देंगे, कुंजी K2 को ऑन कर देंगे। जब इसको इस स्विच को ऑन कर लेते हैं तो अब E2 सेल परिपथ में आ जाता है। अब E2 के लिए हम फिर से शून्य विच्छेद बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। अब मान लिया इसके लिए शून्य विच्छेद बिंदु L2 दूरी पर मिलता है। L2 दूरी पर अगर मिलता है तो E2 बराबर क्या आ जाएगा? KL2। अब दोनों के लिए हमें EMF की तुलना करनी है, दोनों को तुलना कर देते हैं। E1/E2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। E1/E2 = KL1/KL2। K से K कैंसिल, E1/E2 = L1/L2। ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। इस प्रकार से हम दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। जैसे एक सेल के लिए किया, ऐसे ही दूसरे सेल के लिए भी करेंगे। जहां पे एक सेल लगाया था उसी से समांतर क्रम में दूसरा सेल लगा देंगे और दोनों सेलों पर कुंजी लगा देंगे गैल्वेनोमीटर से पहले। जिस सेल की आवश्यकता होगी उसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। जिसके लिए हमें शून्य विच्छेद अभी नहीं निकालना है, उसको अभी सेल से परिपथ से बाहर रखेंगे, गैल्वेनोमीटर से नहीं कनेक्ट करेंगे। ठीक है। यहां ध्यान रखने वाली ये बात है कि इस समय भी जो परिचालक सेल है हमारा, प्रचालन सेल B1, उसका EMF E1 और E2 से अधिक होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है, ये अभी भी अधिक होना चाहिए। ठीक है। आइए देखते हैं इससे तीसरा टर्म। अब किसी विभवमापी से किसी सेल के
आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे करते हैं। विभवमापी से सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अगर आपको ईएमएफ निकालना आ गया होगा तो दोनों चीजें ही बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। जैसे हम एक सेल का ईएमएफ निकालते हैं, सेम ऐसे ही दो सेलों के वैद्युत वाहक बलों की तुलना ईएमएफ की तुलना कर सकते हैं। करना क्या होता है, हमें जहां पे एक सेल लगाया था उसी से समांतर क्रम में एक दूसरा सेल जोड़ देते हैं। अब उसी प्रकार अगर उसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो जहां पे हमने दूसरा सेल लगाया हुआ है, यहां ध्यान से देखेंगे, जहां पे हमने दूसरा सेल लगाया हुआ है E2, यहीं पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। प्रतिरोध बॉक्स जानते होंगे आप लोग, इसमें अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग मान के कई सारे प्रतिरोध लगे होते हैं। ठीक है, ये है R, जिसको हम कह रहे हैं प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स है ये। ठीक है ना। फिर से वही प्रक्रिया आपको करनी है, सेम। कुंजी के को जोड़ दिया आपने, ए बी के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर लिया। अब कुंजी K1 को जोड़ देते हैं। कुंजी K1 को जोड़कर सेल E1 के लिए ईएमएफ का मान निकाल लेते हैं, शून्य विक्षेप ज्ञात कर लेते हैं। शून्य विक्षेप मान लिया सेल E के लिए, अब जो E1 था उसको E मान लेते हैं। इसके लिए E का मान जो आया वो E के लिए जो दूरी आई J की, शून्य विक्षेप बिंदु की, वो आती है L, तो ये हो जाएगा सॉरी L1, तो ये हो जाएगा E = KL1। E की वैल्यू क्या मिल गई हमें सेल के लिए, KL1, इसका ईएमएफ आ गया KL1। अब जैसे इसके पहले किया था हमने तुलना में, अब कुंजी K2 को ऑन कर लेते हैं। पहले कुंजी K1 को किया था तो सेल के लिए गणना कर ली, अब इसको हटा देते हैं, K2 को ऑन कर लेते हैं। K2 को ऑन करते हैं तो रेजिस्टेंस, जो ये प्रतिरोध है, ये परिपथ में जुड़ जाता है। अब जब ये परिपथ में जुड़ता है तो इससे होकर धारा प्रवाहित होती है, तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, ठीक है ना, इसके सिरों पर विभवांतर कितना है, उसके लिए फिर से शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। जब शून्य विक्षेप बिंदु ज्ञात कर लेते हैं तो जो विभवांतर यहां होगा वही इसके सिरों पर हो जाएगा। तो अब तार के सिरों पर विभवांतर के लिए अगर हम निकालते हैं V = ये मिल जाता है हमें KL2, ठीक है ना। प्रतिरोध बॉक्स, जो प्रतिरोध हिस्से निकालते हैं उसके सिरों पर विभवांतर कितना है, KL2। दोनों को इसको 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ये क्या मिल जाएगा आपको, E/V = L1/L2, ये हो गया समीकरण 3। अब हम जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कि तार का आंतरिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए हमने I, V, I, E और R और स्मॉल r, इन तीनों में रिलेशन बनाया हुआ है। नहीं, जो लोग नहीं देखे हैं फिर से एक बार समझ लें। आप फार्मूला जानते होंगे, ओम का नियम, V = क्या होता है, I × R। तो हम जो V है ये क्या है, विभव, I क्या है, धारा, R क्या है, प्रतिरोध। हम सेल के लिए निकाल रहे हैं तो V की जगह क्या आ जाएगा, सेल E मान लेते हैं इसको, ये हो गया ईएमएफ उसका कितना है, E। उससे बहने सेल से बहने वाली धारा कितनी है, I। R क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, इसमें बैटरी का भी कुछ प्रतिरोध होगा, वो है R, स्मॉल r, इसको जोड़ दिया। यहां से हम
इक्वल टू सीधे सीधे फार्मूला लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आता है I प्लस आर। तो हम जानते हैं we know that ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, उसकी मदद से हम चलते हैं अगर, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू आई आर प्लस आर। ठीक है, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 4। अब अगर यहां से हमने R ओम का प्रतिरोध निकाला है प्रतिरोध भाग से, तो इसके सिरों पर कुछ विभवांतर स्थापित हुआ। अब जो विभवांतर आया तार के लिए मान लेते हैं वो है V, तो V इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। तो प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर स्थापित हुआ I इंटू आर, ये हो गया इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 5, हमें फिर से मिल जाएगा E बाई वी इक्वल टू आई आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आई आर। आई से आई कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल जाएगा E बाई वी इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 6। देखते हैं इक्वेशन 6 में क्या मिला, E बाई वी इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन आर। इक्वेशन 3 में भी वही चीज आ रही है, E बाई वी इक्वल टू L1 अपॉन L2। ये विभवमापी से हमने जो मेजरमेंट किया है प्रैक्टिकली वो है, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए E बाई वी की। दोनों को कंपेयर कर देते हैं, चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6। यहाँ पे E बाई वी है, यहाँ पे भी E बाई वी है, एक पक्ष बराबर है दोनों का, दोनों एक दूसरे पक्ष आपस में क्या होने चाहिए बराबर। तो ये हो गया 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। 1 को दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो R अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1। कैपिटल आर को भी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दें तो हमें बैटरी के सेल के आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू मिल जाएगी R इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन L2 माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है आपका सेल के आंतरिक प्रतिरोध का, जहां स्मॉल आर क्या है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर क्या है बाह्य प्रतिरोध, L1 और L2 क्या है, L1 है सेल के लिए शून्य विच्छेद बिंदु की दूरी, L2 क्या है प्रतिरोध R के लिए शून्य विच्छेद बिंदु की दूरी। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम विभवमापी की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब विभवमापी का यूज क्यों करते हैं हम, ये तो आपका हो गया कि इससे वर्क क्या क्या कर सकते हैं, तो वर्क आपको क्लियर हो गया होगा। सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, वैद्युत वाहक बल, दो सेलों की तुलना कर सकते हैं, कौन सा किस सेल का वैद्युत वाहक बल ज़्यादा है किसका कम है, कंपैरिजन किया जा सकता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच परिपथ में कहीं पे भी हम विभवांतर निकाल सकते हैं, जैसे हमने प्रतिरोध R के लिए किया है, V का मान निकाल सकते हैं, किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो इतने कार्य इससे किए जा सकते हैं। अब बात आती है कि हम इसकी जगह क्या वोल्ट मीटर का यूज कर सकते हैं, क्या वोल्ट मीटर से ईएमएफ निकाला जा सकता है। तो एक चीज क्लियर कर लेंगे कि वोल्ट मीटर को जब हम किसी सेल से जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर उस सेल से कुछ धारा ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। तो वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ को मेजर नहीं करता, वो उसके सिरों के बीच जो सेल है उसके सिरों पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करता है, जिसको हम टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, तो उसको मेजर करता है। इसका मतलब अगर हम उसको ईएमएफ कहते हैं
तो वो टर्मिनल विभवांतर आप जानते हैं कि हमेशा ईएमएफ से कम होता है जब सेल क्लोज परिपथ में चला जाए, किसी परिपथ से जुड़ जाए। और जब भी हम जोड़ते हैं वोल्टमीटर लगाते हैं तो वो हमेशा क्लोज सर्किट पे ही काम करता है, क्योंकि एक टर्मिनल उसका पॉजिटिव पे, दूसरा टर्मिनल निगेटिव से जुड़ा होता है, वो सेल से इसीलिए कुछ धारा ले लेता है। लेकिन अगर विभवमापी का यूज करते हैं उसकी जगह, तो विभवमापी का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये सेल से कोई धारा ले ही लेता है, क्योंकि ये शून्य विक्षेप पर आधारित है, नल पॉइंट पर है, इसलिए ये सेल के ईएमएफ की एक्यूरेट वैल्यू बता सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ईएमएफ मेजरमेंट करने के लिए वोल्टमीटर की अपेक्षा विभवमापी अधिक यथार्थ यंत्र है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट कर सकता है। दूसरा बेनिफिट कि वोल्टमीटर से अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो वोल्टमीटर से हमें विक्षेप को पढ़ना है, वैल्यू कितनी जा रही है, रीडिंग पढ़नी है हमें, यहाँ पे नहीं पढ़नी है। यहाँ पे हमें ये देखना कि कोई रीडिंग आए ही ना, जीरो आना चाहिए, तो उसको पढ़ने में बहुत ही कम एरर हो सकता है, एरर होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपका विभवमापी है वो अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की भांति या उसके तुल्य है, उसकी तरह कार्य करता है। ये चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। एक टॉपिक इसका और छूट रहा है, जो कि वैद्युत ऊर्जा अन्य ऊर्जाओं से श्रेष्ठ कैसे है, क्यों श्रेष्ठ है वैद्युत ऊर्जा। तो ये आप सभी लोग इससे परिचित होंगे कि ये ट्रांसफर कर सकते हैं आसानी से इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर, प्रदूषण नहीं हो रहा है इससे, आदि ऐसी चीज़ें हैं जो आप आसानी से बुक से पढ़ सकते हैं, बुक में दिया हुआ है ये। दूसरा जो आप और पढ़ सकते हैं इसमें, दूसरा टॉपिक कि एसी और डीसी सर्किट, हम जितने भी हमारे परिपथ होते हैं, जो डिवाइसें होती हैं, उनको हम एसी के बजाय डीसी से उनका संचालन करते हैं। वो क्यों, एसी के ऊपर हम डीसी को प्रेफरेंस क्यों देते हैं, तो हम शार्ट में उसको बता दे रहे हैं आपको, आप बाकी बुक से पढ़ लेंगे। जो हमारी डिवाइसें होती हैं, सीआरओ, टेलीविज़न आदि ऐसी जो भी डिवाइसें हैं आपकी, वो डीसी पर कार्य करती हैं, डायरेक्ट करंट पर कार्य करती हैं। उसका कारण ये है कि ये सेंसिटिव होती है, और एसी करंट जो है वो पोलरिटी के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण, पोलरिटी के कारण वो चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के कारण इनको एक कॉन्टिन्यूअस करंट चाहिए, जिसके लिए हम इनको डीसी करंट देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं, जो फ्लक्चुएट नहीं होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।